हाय गाइस, कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। अब उसका मैं हल बताता हूँ और किस वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। देखिए, उसके बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। अब जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो गलतियाँ कर देते हैं कि कोई चीज़ नहीं है तो हम अपलोड कर देते हैं। बट क्या होता है, जब आगे जाती हैं हमारी फाइल या जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो जो है वो फिल्टर होके जाती है सिस्टम में। अब सारा जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज हो गया। ये मेरी बात आईटी वाले या जो कंप्यूटर में वेबसाइट्स वगैरह या जो सर्च वगैरह करते हैं उन्हें मेरी बात समझ आएगी कि जब हम लोग कुछ भी कोई भी अपनी फाइल अपलोड करते हैं ना, वहाँ पे एक भी फाइल अगर मिस हो जाए तो हम जो सिस्टम है आगे जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो सबसे पहले तो आपको ये बात जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इसके अलावा अगर आप लेते हैं एजेंट से वीज़ा, उसी एजेंट ने आपकी पुप्पी का भी काम किया और मामू, चाचू, खाला, अब्बू का, सभी का काम किया, मगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, एजेंट भी जो होते हैं या जो भी कंसल्टेंट होते हैं वो भी इंसान होते हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं। तो कभी कभी गफलत में उनसे जो है वो कोई फाइल मिस हो गई होगी या उसकी वजह से आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आप उनको कहें दोबारा अप्लाई कर दें। और अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो याद रहे जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है उस पर पूरा काम करें। सबसे पहले आता है जो डॉक्यूमेंट में, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। देखें, बैंक स्टेटमेंट बहुत वैल्यूएबल होती है। आप कनाडा जैसे कंट्री में जा रहे हैं और आपके पास जो है वो बैंक में सिर्फ 4 लाख या 5 लाख रुपए, तो एक जवाज नहीं बनता जिसकी टिकट ही सिर्फ 5 लाख रुपए है पाकिस्तान से। तो आप कैसे वहां पे सिर्फ 6 लाख रुपए लेके जाएंगे? आपको अपना बजट जो है वो मेंटेन करना चाहिए। आपको 20-25 लाख रुपए होने चाहिए। उस तरह क्या होता है और रिजेक्शन, जब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो सडनली 20-20 लाख रुपए आए हुए होते हैं। वो क्या होता है, आपने मामू चाचू से लेके अपने बैंक में डाले होते हैं, इसलिए आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये बंदा फेक है, फ्रॉड है। नंबर दूसरी चीज़, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। आप सिर्फ एक कंट्री, सारे पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब और दुबई के वीज़े लगवाए हुए हैं और कहते हैं कि हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री है। तो जो पाकिस्तानी है उनकी जो सऊदी अरब की जो हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है, वो काउंट नहीं होती क्योंकि हज हमारा फरीज़ा है, इसलिए सऊदी अरब सब ने जाना है। ठीक है, तो आप उसको काउंट ना करें। उसके अलावा आपको जो है 4 कंट्रीज़ को है ट्रैवल करना है। अगर आपके पास कंट्रीज़ ट्रैवल नहीं है तो आपका वीज़ा लगना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं ये विज़िट की बात कर रहा हूँ, इसी में मैं आपको आगे चल के स्टडी वीज़ा और जो है वो दूसरे जितने भी वीज़ाज़ हैं, हनीमून वीज़ा हो गया या इसके अलावा जो मैं आपको पीआर वगैरह हो गया, वो सब का ही मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें सभी के लिए आती हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, स्टूडेंट वीज़े के लिए ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए होती। वो खैर मैं स्टूडेंट वीज़े वाले जो है जब मैं सेक्शन पे आऊँगा तो क्लियर करूँगा। अभी मैं विजिट वीज़े के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है आपकी होटल बुकिंग प्रॉपर नहीं होती, आपकी जो टिकट होती हैं वो डैमो होती हैं, इस वजह से भी आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका कवरिंग लेटर। आप जो कवरिंग लेटर बनाते हैं उसमें क्या लिखा होता है कि वो बड़ा वैल्यूएबल होता है। उसमें आपने प्रॉपर लिखना होता है कि मैंने 2 दिन यहाँ पे स्टे करना है, मैंने 2 दिन इस होटल में रहना है, मैं ये जगह विजिट करूँगा। तो ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है और अगर आप लोगों के कवरिंग लेटर पढ़ेंगे तो आप हंस हंस के आपका पेट में दर्द हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं होता होटल यहाँ पे होता है और वो कह रहे होते हैं मैंने कहीं और जाना है। तो ये चीज़ें बहुत वैल्यूएबल होती हैं। आप जहाँ का होटल बुक करें वहाँ उस इलाके के बारे में गूगल पे अच्छे से रिसर्च कर लें। ये तो हो गया विजिट वीज़ा, और इसलिए आपका विजिट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है या उसका जवाब नहीं आता या उसका जवाब डिले होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम जो है वो आगे आपका जो डाटा है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होता, वो खुद सिस्टम जो है वो ब्लॉक कर देता है आगे से। ठीक है, आप कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। अब मैं बात करता हूँ स्टडी वीज़ा के हवाले से। पहले आईआरसीसी जो है वो बैंड्स में जो है, अब जो स्टडी वीज़ा करते हैं उनके लिए आइल्स चाहिए होता है, जबकि विजिट वीज़ा के लिए आइल्स नहीं चाहिए होता। तो कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब स्टडी वीज़ा में एडिशनल जो है वो आ जाता है आपके आइल्स, आपके आइल्स के बैंड। आपको 6 बैंड जो हैं वो आइल्स के चाहिए होते हैं। अगर आप इससे कम है तो पहले ऐसा हो जाता था लोगों के 4 पे, 5 पे, 5.5 पे भी वीज़ा लग जाते थे, मगर अब आईआरसीसी जो है वो काफ़ी सख्ती से काम कर रहा है और पूरे 6 बैंड पे, वही आईआरसीसी नहीं, मतलब फ़िल्टर जो वेबसाइट है वो फ़िल्टर मतलब 6 पे ही करेगी। अगर आपने 6 वहाँ पे सिलेक्ट किया है या आपने 6 का सर्टिफिकेट डाला है, जब भी आपकी जो है वो प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड होगी। तो आपको जो है वो अपने आइल्स बैंड पे काम करना है। इसकी वजह से भी आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड चीज़, जो आपकी जो है जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह है या जो भी आपका 1 साल का खर्चा है वो आपके बैंक में होना चाहिए। अब आपके बैंक में 6 लाख आप अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए, तो ब्रदर आपकी
जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी जो प्रॉपर क्राइटेरिया है वो बड़ा वैल्यूएबल होता है। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़े के लिए भी जो कवरिंग लेटर जो आपका जो है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तो लोग कवरिंग लेटर में क्या लिखते हैं कि मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, कनाडा इज़ माई ड्रीम कंट्री, मैं वहाँ पे जाके पढूं और वहीं सेटल हो जाऊं और वहाँ पे एक अच्छी सी लड़की से शादी करूं और मैं कनाडा में दिन रात मेहनत करके अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करूं। भाई दे डोंट केयर फ्रॉम वेयर यू आर, और उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप उनकी कंट्री में आओ, वहाँ पे पढ़ो और फिर वहीं पे उनके सर हो जाओ। ठीक है, आपने लिखना है कि भाई मैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ और मैं इतना अरसा जो है मेरा कोर्स है, इतने अरसा जो है वो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं फिर अपने वापस अपने कंट्री में जाके अपने कंट्री को सर्व करूंगा। तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, उन्हें नहीं चाहिए कि आप आओ और उनके सर पे बैठ जाओ। बट जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोशिश यही होती है कि वो कनाडा में जॉब करें, कनाडा में अच्छी सैलरीज पे जॉब करें। मगर आपने इतना ज़्यादा भी वो सच्चू दाने नहीं बनना ना, ज़्यादा सच्चू दाने बनेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। अच्छा, इसके अलावा जो आप फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर एक आर्ट्स का बंदा तो वो साइंस चूज़ कर लेगा, और कोई अगर साइंस का है तो वो कॉमर्स में चला जाएगा, और कोई कॉमर्स का है तो कुछ और ही फील्ड इख्तियार कर लेंगे। गाइस, जो भी आपकी फील्ड है ना, आपने उस फील्ड के साथ बने रहना है। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए, आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीबीएस में मत घुस जाइए। आप जिस डिग्री को लेके चल रहे हैं या जो भी आपका लेवल चल रहा है, जैसे मैं स्पोर्ट्स का हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स में ही आगे एजुकेशन लेके जानी है ना, तो आपने ये भी नहीं करना। इस वजह से भी जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं और हर चीज़ आपकी जो है वो चेक की जाती है, आपकी पूरी प्रोफाइल चेक की जाती है। तो आप जिस भी आपकी रिलेटेड आपकी डिग्रीज हैं, आप उसी फील्ड में ही जो है वो आगे एडमिशन लेने की कोशिश करें तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। ये हो गया। और अब जो है बात आती है पीआर की। पीआर के लिए जो है प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। और अच्छा हाँ, और स्टूडेंट वीज़े के लिए एक आखिरी बात रहे कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए होती आपको स्टूडेंट वीज़े के लिए, तो इसलिए आप जो है स्टूडेंट वीज़े के लिए नो ट्रैवल हिस्ट्री। तो अच्छा, पीआर के लिए आपको जो है वो प्रॉपर जो है उनके आइल्स बैंड चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो है वो जो भी प्रोवेंस की में डिग्री की डिमांड है या जो भी प्रोवेंस में आइल्स स्कोर है वो करना होता है आपको। तो पीआर का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लंबा है, लाइक आपको 2 साल तक वेट करना पड़ता है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास यूनिक डिग्री होनी चाहिए, ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो कि प्रोवेंस में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो। यानी आपको लगता है कि यार अब देखो कोई जैसे मैंने आपको कुछ प्रोवेंस शाशकुआन बताया था, इस प्रोवेंस में जो है वो आपको लो जो है वो आइल्स पे भी बुला लेते हैं। तो आप ऐसे प्रोवेंस में अप्लाई करें। अगर आपको पीआर मिल जाता है, वो थोड़ी कहते हैं आप पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजारो, टाइम पूरा करें 1 साल 2 साल, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। आपको जिस कंट्री, आप जिस सिटी में जाना चाहते हैं या जिस प्रोवेंस में जाना चाहते हैं, आप वो फिर मूव कर सकते हैं। तो हमारे लोग क्या करते हैं, सब टोरंटो में जा रहे हैं, सब टोरंटो में अप्लाई कर रहे हैं। भाई टोरंटो इट्स अ मेन सिटी, वहाँ पे महंगाई भी ज़्यादा है। जब सभी वहीं पे अप्लाई करेंगे तो वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सबको ओंटारियो प्रोविंस में जाना है, ओंटारियो में जाना है, ओंटारियो में जाना है। तो गाइज ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखें, आप जब पीआर करते हैं तो आपको पूरा जो है वो अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है और अपने जो पूरा मतलब 1 महीना लगा के आप पूरी उसके बारे में स्टडी करें और एक पूरा प्रॉपर जो है वो एक तैयार करें, अपना पूरा एक प्लान तैयार करें कि मुझे ये जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद आप अप्लाई करें। तो होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि आप लोगों का कनाडा का वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है या जिन लोगों का कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया वो क्यों होता है। अब आपने ये तरीका करेंगे तो आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। आप पूरी, अगर देखें, मैं अगर एक दुकान पे खड़ा हूँ या एक गाड़ी बेचता हूँ तो आप मेरे पास आते हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास जो है वो सारी चीज़ें हैं और आपके पास पैसे हैं, तो मैं आपको गाड़ी दूंगा ना। तो इट्स मीन दे आर सेलिंग देयर वीज़ाज। तो वो अपना वीज़ा आपको दे रहे हैं, उसके कुछ चार्जेस हैं, उसके कुछ डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है तो वो वीज़ा देंगे। वो किस लिए बैठे हैं, वो वीज़ा देने के लिए बैठे हैं। लोग कहते हैं नहीं जी वो तो वीज़ा देना ही नहीं चाहते, वो तो देना ही नहीं चाहते हम लोगों को, या वो हमारा वीज़ा यहाँ से लगता ही नहीं है। मतलब लगता ही नहीं है तो वो एम्बेसी क्यों खोल के बैठे हैं। एम्बेसी की कितनी वो किराए पे उनकी जो है वो प्रॉपर्टी होती है, तो वो एम्बेसी के इतने क्यों रेंट दे रहे हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज इतनी हाई होती है, तो वो सैलरीज क्यों दे रहे हैं। तो गाइज थोड़ा सा जो है ना आप
एजुकेटेड हो के सोचा करें, एजुकेशनल पर्पस पे सोचा करें, और आपको वीज़ा जो है वो 110% मिलेगा। और मोटिवेट रहें इंशाल्लाह, आज नहीं। अच्छा, और जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है ना, वो बस दिल छोड़ के बैठ जाते हैं, यार मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 4 दफ़ा अप्लाई किया, चौथी दफ़ा वीज़ा लगा। अप्लाई 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 करते रहो, कोई मसला नहीं। 6 मंथ का गैप डालें, और जब आपको रिजेक्शन मिलती है ना, वो लिखते हैं कि आपकी जो वजह क्यों है रिजेक्शन की, तो आप उस चीज़ को क्लियर करें। उस चीज़ को क्लियर करने के बाद फिर अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अब जिस कंट्री से देख रहे हैं प्लीज़ अपने कंट्री का नाम नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।